स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल एजुकेशन वंडर्स में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पहला चैप्टर विकास। भूगोल का पहला चैप्टर है विकास यानी डेवलपमेंट। विकास क्या है? अर्थशास्त्र में विकास क्या है? अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है? विकास ऐसा जब देश का विकसित विकास होना शुरू हो, यानी इसके एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, विकास क्या है? अर्थशास्त्र में विकास क्या है? अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है? अर्थशास्त्र का महत्व क्या है? अर्थशास्त्र को कैसे समझें? उत्पादक और उपभोक्ता में क्या अंतर है? अर्थशास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं? अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? निम्न प्रकार की बातें की जाएंगी। और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जैसे हम बात करें अर्थशास्त्र, बात करते हैं अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। उससे क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र का संस्कृत शब्दों में कहा जाते हैं तो सब संस्कृत शब्दों का अर्थ धन और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। किसका अध्ययन? धन का अध्ययन। अर्थशास्त्र दो प्रकार की होती है, व्यष्टि और समष्टि। यानी अर्थशास्त्र के कितने प्रकार होते हैं? दो, व्यष्टि और समष्टि। देर इज अ टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, देर इज अ टू टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट वन इज अ व्यष्टि और सेकंड वन इज अ समष्टि। यानी व्यष्टि यानी सूक्ष्म यानी माइक्रो, जैसा कि इसके नाम से इसके बारे में समझ में आता है, यह अर्थशास्त्र एक व्यक्ति या एक फर्म के व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र समाज की आर्थिक गतिविधियों की विश्लेषण करती है। वह हमें यह बताती है कि समाज के आवश्यकताएं अनंत और उनकी पूर्ति करने वाले साधन सीमित हैं, इसलिए इन साधनों को कैसे संतुलित तरीके से उपयोग किया जाए कि मनुष्य को अधिकतम संतुष्टि हो सके और समाज की आर्थिक उन्नति और कल्याण हो। एडम स्मिथ 5 जून 1923 से जुलाई 1719 के ब्रिटिश नीतिवेत्ता, यानी 5 जून 1723 से जुलाई 1790 के नीतिवेत्ता, दार्शनिक और राजनैतिक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता था। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के निर्माताओं में एडम स्मिथ 5 जून 1723 जुलाई 1790 का नाम सबसे पहले आता है। एडम स्मिथ का नाम लिया जाता है अर्थशास्त्र नेताओं में। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? यानी अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? अर्थशास्त्र बाजार के सिद्धांतों, रोजगार इत्यादि की बात करता है, जबकि अर्थव्यवस्था खास क्षेत्रों में सिद्धांतों को अपनाने के बाद की वास्तविक तस्वीर होती है। इसे स्वरूप भी साझा समझा जा सकता है। अर्थव्यवस्था किसी खास इक्के का अर्थशास्त्र होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत को कैसी व्यवस्था कहा जाता है? भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि भारत ना तो पूरी तरह समाजवादी है और ना ही पूरी तरह पूंजीवादी है। हम अमेरिका तथा क्यूबा का उदाहरण ले सकते हैं, परंतु भारत में हम दोनों तरह के उद्यम यानी उद्योग देखे जा सकते हैं। इसलिए भारत एक कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। विकास क्या है? विकास के कई पहलू हैं। विकास की अलग अलग धारणाएं हैं और ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा हम विकास के सामूहिक सूचकांकों को जान सकते हैं और आर्थिक विकास को मापा जा सकता है। लोगों के विकास के लक्ष्य से भिन्न हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास हो दूसरे के लिए विकास ना हो, यानी लोगों के विकास का लक्ष्य क्या होता है? भिन्न हो सकता है। और कहा जाता है अगर एक के लिए वो जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि वो दूसरे के विनाशकारी लिए भी हो सकता है। यानी अगर एक के लिए वो डेवलपमेंट हो रहा तो दूसरे के लिए क्या हो रहा है? विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। विभिन्न लोगों के लिए विकास की विभिन्न आवश्यकताएं हो सकती हैं। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी की परिस्थिति इस बात को तय करती है उसके लिए किस प्रकार के विकास की आवश्यकता है। विकास के लक्ष्य, विकास के लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय। जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो राशि मिलती है हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। वर्ष 2006 की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय सालाना आय 28,000 रुपए रही। कितनी रही है? 28,000 रुपए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद
किसी देश में उत्पादित कुल आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ग्रॉस डेवलपमेंट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हम हर प्रकार की आर्थिक क्रिया से होने वाली आय की गणना की जाती है, यानी सकल घरेलू उत्पाद ये होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश में उत्पादित कुल आय में निर्यात से होने वाली आय के घटाने के बाद जो बचता है, यानी जो हमने चीज निर्यात करी है उसके आयात घटाने के बाद उसे हम क्या कहते हैं, उसका सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। शिशु मृत्यु दर। हर 1000 जन्म में 1 साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या शिशु को मृत्यु दर कहते हैं। यानी यानी हर 1000 जन्म में बच्चे जो 1 साल में जन्म लेते हैं उनमें से मरने वाले बच्चों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। यह आंकड़ा जितना कम होगा वह विकास के दृष्टिकोण से उतना ही बेहतर माना जाएगा। यानी अगर बच्चों के मरनों की संख्या कम होगी तो वो मृत्यु दर उतना ही अच्छा माना जाएगा। शिशु मृत्यु दर एक महत्वपूर्ण पैमाना है। इससे किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता का पता चलता है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 15 है। इससे यह पता चलता है कि भारत में आज भी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है। पुरुष और महिला का अनुपात। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात यानी अगर प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। यदि यह आंकड़ा कम होता है तो इससे यह पता चलता है कि उस देश या राज्य में महिलाओं के खिलाफ कितना खराब माहौल है, यानी जिसमें पुरुषों की संख्या ज्यादा और महिलाओं की कम हो। भारत में 2011 जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में केवल 940 महिलाएं हैं। यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी, 940 महिलाएं। जन्म के समय संभावित आयु। एक औसत व्यक्ति अधिकतम जितनी उम्र तक जीता है उसे संभावित आयु कहते हैं। यानी एक औसत व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति जो जितने उम्र तक जीता है उसे संभावित आयु कहते हैं। सन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की संभावित आयु 67 यानी 67 साल है। कितनी, 67 साल नापी गई है यानी मापी गई है। और महिलाओं की संभावित आयु 72 साल है, यानी 5 साल ज्यादा। यानी पुरुषों की जो उम्र है संभावित आयु जीने की वो 67 साल और महिलाओं की 72 यानी 72 साल। इससे देश में व्याप्त जीवन स्तर का पता चलता है। यानी कौन, मतलब कि पुरुषों के से ज्यादा महिलाएं जीती ज्यादा संभावित आयु मानी गई। यदि किसी देश में मूलभूत सुविधाएं बेहतर होंगी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी और लोगों की आय अच्छी होती तो वह संभावित आयु भी अधिक होगी। दूसरे शब्दों में वहां एक औसत व्यक्ति लंबी जिंदगी जिएगा। साक्षरता दर यानी पढ़े लिखे लोगों की बात की जा रही है। अब यहाँ पे 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। यानी 7 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनकी दर को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं, साक्षरता दर कहते हैं। निवल उत्पत्ति यानी अनुपात 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुछ बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7% उपस्थिति अनुपात कहलाता है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। बीएमआई शरीर का द्रव्यमान सूचकांक पोषण वैज्ञानिक है। बॉडी मास किसी व्यक्ति के अल्प पोषित होने की जांच कर सकते हैं बीएमआई के द्वारा। हम बॉडी मास इंडेक्स, यदि यह 5 से कम होता तो व्यक्ति कुपोषित है, अगर 25 से ऊपर था तो मोटापे से क्या होता, ग्रस्त होता है। मानव विकास सूचकांक यानी कि मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकीय सूचकांक है जिसमें जीवन, प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों को शामिल किया जाता है। मानव विकास सूचकांक में किसी देश के जीवन स्तर को मापा जाता है। इसमें देश के सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी तथा उपलब्ध स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर आदि को भी देखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। प्रत्येक वर्ष इस संयुक्त राष्ट्र विकास क्रम यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम द्वारा किया गया था। जीवन प्रत्याशा के मामले में मानव विकास रिपोर्ट 2020 के मुताबिक साल 2019 में जन्मे
भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 69.7 साल आंकी गई, जबकि बांग्लादेश में यह 72.7 साल रही। जीवन प्रत्याशा के मामले में पड़ोसी देश पाकिस्तान पीछे रहा। वहीं जीवन प्रत्याशा 67.3 साल आंकी गई, यानी 69 साल भारतीयों की है और बांग्लादेश में 72 और पाकिस्तान 67 नापी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग व आइसलैंड क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे और पांचवें स्थान पर रहे। मानव विकास के रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका और भूटान जैसे छोटे देश भी सूचकांक में भारत से अच्छा है। किससे? भारत से भी अच्छा है। मालूम हो कि श्रीलंका 72वें और भूटान 129वें स्थान पर है। वहीं भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका और चीन क्रमशः 72 और 25वें स्थान पर भी है। 50वें स्थान। मानव विकास सूचकांक जिसमें भूटान 129, बांग्लादेश 133, नेपाल 142, म्यांमार 147, पाकिस्तान 154 और अफगानिस्तान 169 आदि मध्यम मानव विकास की श्रेणी वाले देशों में शामिल थे। भारत साल 2018 में इस सूची में 130वीं रैंक पर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।